आज ज़ाहिदा को दाखिल हुए तीसरा दिन था। अब तक ज़ाहिदा इसी हालत में थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद नर्स को इशारे से बुलाया और कहा कि मरीज़ की हालत संभल नहीं पा रही। तुम डॉक्टर अमजद को कॉल करो और बुला लो। जी सर, मैं बुलाती हूँ। नर्स वार्ड से बाहर चली गई। डॉक्टर साहब, मरीज़ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब क्या करना चाहिए? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सारे टेस्ट तो क्लियर हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बाहर से नर्स चलती हुई अंदर आई। वो मरीज़ की हालत फिर से ख़राब हो गई है। चलें, आप सब बाहर चलें। डॉक्टर ने अरशद की सारी फैमिली को बाहर भेज दिया और पंप करने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ैदा हल हकीकी का जा मिली थी। डॉक्टर बाहर आकर उतारा और अरशद को हौसला देती हुई बोले, सब्र रखो। क्या मतलब डॉक्टर साहब? सॉरी, हम बचा नहीं पाए। इतना सुनकर अरशद और सब रोते हुए वार्ड में चले गए। अरशद अब शदीद रंज से 2.4 था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अरशद वालदा का बहुत अफसोस हुआ। एक दिन सब ही ने जाना है। जी बशीर साहब, बस अल्लाह की मर्ज़ी। लगभग 15 दिन बाद बशीर ने अरशद को कॉल की। अरशद साहब, जो होना था वो हो गया है। अब मेहरबानी करके मेरे पैसे लौटा दें। कॉल काट दी। अब अरशद पे कड़ा इम्तिहान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अरशद ने बशीर के पैसे देने के लिए अपना दूसरा मकान सेल कर दिया। बशीर को पैसे दे दिए। अब ना कोई नया ऑर्डर आ रहा था और ना ही अब किसी मार्केट में अरशद का माल डिलीवर हो रहा था। अरे सर, आपका माल किस तरह ले हम एक तो आपकी कंपनी को खसारा जा रहा है और माल भी वक्त पे नहीं पहुंच पाता। सॉरी सर, हमने किसी और से एग्रीमेंट कर लिया है। अरशद, जो अपने मुलाजिम को मार्केट ऑर्डर लेने भेजा करता था, और वो खुद के जाने पर भी उसकी कंपनी का माल कोई न ले रहा था। बशीर ने इस कुदरत अरशद को गंदा कर दिया था। मार्केट में अरशद की कोई वैल्यू बाकी ना रही थी। मार्केट में अरशद ने इतना लोन लिया था कि अब चुकाना मुश्किल हो रहा था। अरशद शदीद मायूसी का शिकार हो चुका था। अब उसे कोई भी रास्ता नजर न आता था। बच्चा खुचा रुपया भी अरशद ने लगा दिया था, मगर कोई फायदा हासिल ना हुआ। अरशद, मुझे नौकरी की इजाज़त दें, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब अरशद की सिर्फ एक ही फैक्ट्री चल रही थी, मगर बात मार्केट की थी। कोई भी उनका ब्रांड लेने को तैयार ही नहीं था। अरशद ने वो कोठी बेचकर अपनी फैक्ट्री को बचाया था, जो जिस पर पहले 24 काम हुआ करता था। आज वो वक्त था कि दिन में सिर्फ 2 घंटे काम हुआ करता था। अरशद नगीना की बात सुनकर खामोश था। उसे कोई जवाब दिए बगैर बाहर चला गया। अब नगीना और अरशद का झगड़ा मामूली का काम बन गया था। नगीना ने फिर से एक फैसला लिया था कि अरशद, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद वक्त नहीं गुजारना चाहती। तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ की कुड़कुड़ से। मुझे अब तुमसे आज़ादी चाहिए। हेलो मिसेस अरशद, क्या हाल है? अब नगीना ने अपने मोबाइल आने वाले मैसेज को देखते हुए जवाब में जाने की कोशिश की। कौन हो तुम? तुम्हारे चाहने वाली। मैंने सोचा आपसे एक मीटिंग कर लूं। क्या मतलब? कैसी मीटिंग? आप आए तो सही नगीना, पहले आप बताएंगे तो आऊंगी।
نہ آپ کی تعریف میں، جو بھی ملنے کے بعد بتاؤں گا۔ دوسری سائڈ سے جس ایڈریس پہ نگینہ کو پہنچنا تھا وہ درج تھا۔ ارشد بے کار و مددگار در در کی ٹھوکریں کھان لگا۔ ارشد کا بسنا مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اسی سنے میں ارشد کو ایک چٹنی وصول ہوئی جس پڑھ کر ارشد کے ہوش اڑ گئے۔ بھتے کی پرچی پر 1.5 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ ارشد مزید مشکلات میں گھر چکا تھا۔ اب چاروں طرف سے اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ نگینہ شام ڈھلتے ہی بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ جی محترمہ، پہلے یہ بتائیں میرا نمبر کدھر سے لیا ہے؟ مجھے بلانے کا کیا مقصد؟ نگینہ صاحبہ، مقصد تو ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ تمہارے ہسبینڈ نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑا کیا تھا، ان میں سے میں ایک ہوں۔ میرے ساتھ بھی اس نے شادی کے خواب سجائے تھے۔ میرا نام عریشہ ہے۔ وہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ اس نے مجھے کئی بار استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ نگینہ یہ سب سن کر شدید پریشان حیران رہ گئی۔ ارشد ایسا ہے؟ اب بھی ارشد کی اصلیت اس کے سامنے آئی تھی کہ اس کا دماغ سم تھا، سوچنے سننے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی تم ہوش میں ہو؟ نگینہ نے کچھ تلخ لہجے میں بات کرنے لگی۔ ہاں اب ہوش میں، پہلے نہیں تھی۔ ایک اور بات، وہ جو بشیر ہے نا، وہ میرا ہسبینڈ ہے، اور جو کچھ ارشد نے میرے ساتھ کیا ہے نا، وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے لگا تھا، مگر تم قسمت والی ہو، بچ گئی ہو۔ خیر میں نے اسے تباہ کرنا تھا، بس کر دیا، ابھی آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ عورت جب انتقام پہ آ جائے نا تو نسلیں بگاڑ دیتی ہے۔ ویسے ہی انتقام اب عریشہ لے رہی تھی۔